अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ हदील सहल मौजूद हैं, जो कि टीवी होस्ट, एंकर पर्सन, मोटिवेशनल स्पीकर, कल्चर ऑनलाइन की फाउंडर, ब्यूटी कंसल्टेंट और साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, हदील बड़ा प्यारा नाम, इसका मतलब क्या है? हदील के मतलब है साउंड ऑफ पिजिन। अच्छा मैम, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने होस्टिंग स्टार्ट की या एंकरिंग? एंकरशिप आफ्टर 3 months ऑफ माई बैचलर्स। अच्छा, होस्टिंग और एंकरिंग करने का आइडिया कैसे आया आपको? इट वॉज अ कोइंसिडेंट, लाइक हर बंदा कहता है कि इट इज़ अ कोइंसिडेंट, बट इन माई केस इट वॉज कम्प्लीटली अ कोइंसिडेंट बिकॉज 3 months हो गए थे मेरी ग्रेजुएशन को ख़त्म हुआ फिल्म एंड टीवी, एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। तो सडनली एक टिकर चला एंड माई डैड सॉ के PTV में एंकर पर्सनस की ज़रूरत है, एंड माई डैड सेंड माई CV हिमसेल्फ। And the next day I got a call and they said कि जी आपको आना है, ऑडिशन देना है। I went to Islamabad, did the audition, then they assigned me कोयटा। फिर मैंने कहा कब जाना है? उन्होंने कहा कल जाना है कोयटा। मैंने कहा अच्छा, पहले कल आना था ऑडिशन के लिए, फिर कल जाना है कोयटा। कोयटा पहुँचे, वहाँ पे ऑडिशन दिया। जी कब से मॉर्निंग शो शुरू करना है? उन्होंने कहा बलूचिस्तान का पहला मॉर्निंग शो है और आप क्योंकि बलूचिस्तान के लोकल हो तो आपको ये शो करना है। तो शो का नाम था सुबह बोला। मैंने कहा कब करना है? और मैंने कहा कल करना है। एंड इट वाज लाइक 3 months में फारिग रही और ये 3 दिन की पूरी कहानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक थिंग्स आर गोइंग गुड। या अच्छा मैम, होस्टिंग और एंकरिंग में आपकी नज़र में क्या डिफरेंस है? यार एंकर्स जो होते हैं वो मोस्टली करंट अफेयर्स में होते हैं, होस्ट एंटरटेनमेंट साइड के हैं। या अच्छा मैम, होस्टिंग के आपने अब तक कितनी होस्टिंग कर ली है और कोई ऐसा शो आपके लिए आपकी नज़र में स्पेशल हो? मैंने बलूचिस्तान में एक अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया। वैसे तो बहुत सारे बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, पॉलिटिशियंस हो गए, नवाब सरदार, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो जाए, मतलब फ्रॉम एवरी फील्ड। बट आई रिकॉल अभी रिसेंटली आई टुक द इंटरव्यू ऑफ DC औरंगजेब, Balochistan, Quetta. So that was one of the toughest and one of the best. Yeah, sure. अच्छा मैम, जैसे आप कल्चर ऑनलाइन की फाउंडर भी हैं, तो ये बेसिकली है क्या? It was my thesis project मास्टर्स में। मेरे टीचर हैं सर राशिद अकबर, तो वो मेरे इंटरनल भी थे और एक्सटर्नल सर फैसल कुरैशी थे। तो जब मैंने थीसिस दिया तो उन्हें वो इतना अच्छा लगा ये आइडिया कि आप देखते हो ना कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ग्लैमरस या ग्लैमर को प्रमोट किया जाता है। तो उन्होंने कहा आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, तो व्हाई नॉट कम अप विद अ ब्रांड विच प्रमोट ओनली कल्चरल स्टफ। सो फिर कल्चर ऑनलाइन जो थीसिस का प्रोजेक्ट था, फिर उसको हमने रियलिटी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड एज अ ऑनलाइन बिजनेस। सो नाउ वी हैव अ आउटलेट इन ओमान एंड वी आर प्लानिंग टू ओपन इट इन पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान में हम सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो भी हमारे सिलेक्टेड कस्टमर्स होते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हो गए। मॉर्निंग शोज़ में हम अपने कल्चरल ड्रेसेस देते हैं, कल्चरल शोज़ के लिए लाइक सिंध डे, बलूची कल्चर डे या पश्तून मैरिजेस, इस तरह से मॉडल्स हमसे कपड़े ले लेते हैं। किसी की शादी है वो हमसे परचेज करता है। थ्रू कल्चर ऑनलाइन हम पूरा लड़कियों का जहेज़ भी बना लेते हैं जिनको कल्चरल स्टफ चाहिए। जैसे बलूचिस्तान में तो सबसे ज़्यादा हमारा सेल्स हैं और गल्फ कंट्री में। सो दैट्स इट। अच्छा मैम, कल्चर ऑनलाइन आपने ही क्यों रखा नाम? It was basically recommended by my teacher कि ऑनलाइन बिजनेसेस का दौर था जिस वक्त मैं मास्टर्स कर रही थी, तो हर ब्रांड का नाम कुछ ऑनलाइन था। तो मेरे ब्रांड का नाम था दोच। यस, लेकिन मेरे टीचर ने कहा कि हदील दोच ऑनलाइन अजीब लगेगा, सो व्हाई डोंट यू कम अप विद कल्चर एंड गेट एवरीथिंग ऑनलाइन। सो इट वाज लाइक दैट। अच्छा मैम, आपके ये ब्रांड में आपके कल्चर ऑनलाइन ब्रांड में आपके सिर्फ आउटफिट्स होते हैं या एसेसरीज वगैरह भी? एवरीथिंग। लाइक अब तो शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ बलोची कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने पश्तून, रावी, कैलाश,
पंजाब, सिंध, मतलब ऑलमोस्ट हमने पाकिस्तान के सारे सूबों को कवर कर लिया है। इसमें एक्सेसरीज भी हैं, जैसे अभी आपने सारा कुछ देखा है, चादर्स हैं, कुर्तीज़ हैं, पर्स हैं, ज्वेलरीज हैं, बैग्स हैं, पाउच है, फुटवेयर्स हैं। इवन अब हमने कल्चर ऑनलाइन में वेस्टर्न भी ऐड कर दिया है। एशियन भी हमारे पास कपड़े हैं, वेस्टर्न भी है, ईस्टर्न भी है। वेस्टर्न ऐड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बहुत से लोग हैं जो इस कुर्ती को जीन्स के साथ पहनना चाहते हैं, तो हमने कहा कि व्हाई नॉट कम अप विद समथिंग कि बलोची या हमारा जो पाकिस्तान का जो एक पूरा कल्चर है, कल्चरल ड्रेसेस हैं, उनको अंग्रेज़ भी जो है ना ज़रा बड़े एक स्टाइलिश वे में पहनता है। तो अब इस कुर्ती को जितने भी अमेरिका में आप लोग देखें, यूएस में देखें, यूके में देखें, बाहर के मुल्कों में सब इसको जीन्स के साथ पहनते हैं, जैसे मैंने अभी इसको पहना हुआ है। तो दे टेक इट एज अ टॉप, और यहाँ पे जो सिंध में और पंजाब में लोग इसको एज अ कुर्ती पहनते हैं। अच्छा मैम, पाकिस्तान में आपका ये आउटलेट क्वेटा में है और इसके अलावा कराची में है? हम लोग अभी खोलने वाले हैं या इंशाल्लाह। अच्छा मैम, आपने काफ़ी टॉप सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, तो अब तक कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा और कैसा रहा एक्सपीरियंस? I had a fantastic experience working with Sahar Lodi. I call him his love. In fact, a crush as well. People used to say कि यार Sahar Lodi, but you know, trust me, Sahar Lodi is a wonderful person. He is a very nice human being. If I am working in private channel, that is just because of Sahar Lodi, because he was the first person in showbiz who gave me an opportunity to start working in private in organization. Usually youngsters को support नहीं करते seniors, but Sahar Lodi always used to support all the talented people in his circle. So I can say कि if I am something, उसका बहुत ज़्यादा credit जाता है Sahar Lodi को. So I just want to say I really love you and I miss you. In short, all credit goes to Sahar Lodi sir. In short, मतलब थोड़ी बहुत मेहनत मेरी भी थी, but he was the one who gave me the opportunity. अच्छा मैम, आपके ब्रांड जो आउटफिट्स होते हैं वो काफ़ी ड्रामाज, फैशन शोज और मॉर्निंग शोज में यूज़ हुए हैं, तो कोई ऐसा शोज़ या ड्रामा शोज़ बता सकते हैं आप नाम? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आई वर्क विद Sahar Lodi। तो Sahar Lodi की मॉर्निंग शोज़ में जितने भी कल्चरल डेज सेलिब्रेट होते थे, तो उसमें कल्चर ऑनलाइन हमारा ब्रांड होता था। सनम बलोच के शो में मैंने अपने कल्चर ऑनलाइन को प्रमोट किया। फैसल कुरैशी, थैंक यू सो वेरी मच टू बोथ ऑफ देम फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। सो दीज सिद्रा इकबाल, सो दीज आर द 4 पीपल जिनके साथ मुझे मौका मिला एक बड़े लेवल पे काम करने का। What about Nida Yasir and yes, sorry, Nida Yasir as well. But I loved working with Sanam Baloch, I loved working with Faisal Qureshi, and I loved working with Sahar Lodi. अच्छा मैम, नॉर्मल पब्लिक अगर आपके ब्रांड के क्लोथ्स लेना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है? आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अभी क्वारंटीन चल रहा था तो हमने सेल्स रोक दी। इंटरनेशनली तो हमारी सेल्स रुकी हुई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हमने पाकिस्तान के अंदर दोबारा शुरू कर दी। ऑल यू नीड टू जस्ट गो टू फेसबुक, कल्चर ऑनलाइन इज़ आवर पेज इन फेसबुक, और कल्चर ऑनलाइन का ग्रुप भी है। यू कैन जस्ट लाइक एंड ज्वाइन एंड यू कैन वॉच द पिक्चर्स एंड गिव द ऑर्डर। एंड इंस्टाग्राम पे भी इट्स कल्चर ऑनलाइन, इवन हमने ट्विटर में भी अपना पेज बनाया हुआ है। या अच्छा मैम, इसी के साथ साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं माशाल्लाह से, तो इसका आइडिया कैसा है आपको? फ्रॉम माई ओन लाइफ एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए मेरा ताल्लुक है पंजगूर से। पंजगूर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, मकरान डिवीज़न है। मेरे वालिद साहब फर्स्ट जनरेशन है जिन्होंने तालीम हासिल की, एंड हम सेकेंड जनरेशन है। इससे पहले हम लोग लैंडलॉर्ड्स, अभी भी हैं लैंडलॉर्ड्स, लेकिन इससे पहले तो ज़्यादा फोकस था, दादा नाना लोग फर्स्ट थे जिन्होंने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया। पर जो दादा है वो सिर्फ ज़मींदारी वगैरह हम लोग करते थे। तो फ्रॉम देयर जब मैं अपना बैक देखती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें अपनी बुनियाद नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी बुनियाद, आजकल की जनरेशन का मसला ये कि हम अपनी असलियत भूल जाते हैं कि हमारा किस इलाके से ताल्लुक़ है, हम हैं क्या। हम मैं आज भी फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैंने इस लेवल से शुरू किया है और अब जाके मैं इस लेवल पे हूँ। तो मुझे मेरे हालात ने, मुझे मेरे बैकग्राउंड ने
इंस्पिरेशन दी कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी दुनिया से शेयर करूं। मतलब nobody can imagine a girl from पंजगूर बलूचिस्तान, जहाँ पे मीडिया का अभी भी दूर दूर तक कोई लड़की मीडिया में नहीं आती बलूचिस्तान में। I was the first. Yes. अच्छा मैम, मेन मोटिवेशन टॉपिक्स आपके क्या होते हैं और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? यूथ मेरा जो सारा जोर है वो यंगस्टर्स पे है। लाइक हमारे टॉपिक्स इस तरह के होते हैं कि हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी इन नो अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज ऑनलाइन बिजनेस, हाउ यू कैन वर्क फ्रीलांस, आउटसोर्स। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कल्चर है कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब के पीछे बड़ा पड़ता है, क्योंकि हम आधे से ज़्यादा लोगों का ताल्लुक रीजनल साइड से होता है। कोई साहिवाल से होता है, तो कोई लाड़काना से होता है, तो कोई पेशावर से होता है, तो कोई तुरबत, पंजगूर, गवादर, तो कोई सखर, इस तरह के इलाकों से हम शहरों में आते हैं। तो हमारा जो एक जहन में डाला जाता है कि बेटा आपने पढ़ना है और आपने ना हुकूमत की नौकरी पकड़नी है, सरकारी नौकरी। तो मेरा फोकस्ड होता है कि मैं इन इलाके के लोगों को ज़रा दूसरी तरफ लाऊं कि क्रिएटिव फील्ड्स हैं। आप मीडिया साइंसेस में भी मास्टर्स कर सकते हो, आप एनिमेटर बन सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, आप वीडियोग्राफर बन सकते हो, आप ब्लॉगर बन सकते हो, आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। I mean, पैसे कमाने के लिए आपका इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है। अच्छा मैम, आप ब्यूटी कंसल्टेंट भी हैं, तो इसका आप जैसे कोई आप किसी क्लाइंट को हेल्प करती हैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में या कुछ? देखिए प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करने में भी, और अगर किसी का फॉर एग्जांपल बिजनेस है कॉस्मेटिक्स का, लाइक अभी रिसेंटली मेरी एक कुली के FK उनका नाम है बलूचिस्तान में, तो वो मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती है लेकिन घर घर जाके। तो हम उनको काउंसिल करते हैं कि देखो घर घर जाने से बेहतर है कि व्हाई डोंट यू कम अप विद ऑनलाइन। हम उनको पूरा बिजनेस प्लान बना के देते हैं और फिर इस तरह से वो जो एक देसी तरीका है कि घर घर जाके बेचना। नाउ शी इज माशाल्लाह वर्किंग ऑनलाइन एंड शी इज सो हैप्पी। प्लस इसके अलावा आई यूज्ड टू काउंसिल, लाइक अगर कोई स्किन डिजीज है या बालों का मसला है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आई डू पार्टी मेकअप्स एंड ऑल द शादी वाला मेकअप। अच्छा मैम, एक पर्सनल सवाल है, आपकी ब्यूटी का राज क्या है? 22-31 ना होगी? आपकी ब्यूटी का राज क्या है? इतना मुश्किल सवाल है। बस मैं खुश रहती हूँ, बस यही ब्यूटी का राज है। यस, अगर आप इंटरनली खुश हैं ना अंदर से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हालात जैसे भी हों। अभी कल ही मेरे पापा से बहुत बड़ा क्लैश हुआ है, लेकिन अभी लग रहा है। सो दिस इज व्हाट द राज ऑफ द ब्यूटी के आपकी लाइफ में जितने भी मसले हों, पर आपने उनको एक्सक्यूज नहीं बनाना। आपने हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना है। जो हो गया सो हो गया, बैठो सोल्यूशन ढूंढो, नहीं मिल रहा इग्नोर, मूव ऑन एंड आई गो विद द फ्लो। जो हो रहा है बस होने दो। लर्न, अगर मैंने गलती की तो मैं कुछ सीख लूंगी, अगर मैंने कुछ सीखा तो किसी और को सिखा दूंगी। अच्छा मैम, कल्चर एम्बेसडर के आपने काफ़ी नाम बताए थे मुझे, अमेजिंग न्यू लुक, उरूज आउटफिट, FK कॉस्मेटिक, तो इसमें आपका क्या रोल है? यू रिप्रेजेंट योर, आई एम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दीज प्रोडक्ट्स। अच्छा मैम, यू लव टू डू फोटोग्राफी, कुकिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। तो अगर मैं कुकिंग का पूछना चाहूँ तो आप इसमें सबसे अच्छा खाना क्या बना लेते हैं? आपका फेवरेट क्या है? मेरे बड़े भाई कहते हैं कि हदील को ना हमें बिरयानी और कढ़ाई का ढाबा खोल के देना चाहिए। So I'm good in desi, but I'm so bad with Chinese and Thais and all that. क्योंकि हम बलोच हैं, हमारे घरों में जो है। बलोचों का क्या आपका फेवरेट डिश है? तबाहिक। That is called black meat. अनारदाना ईद पे बनती है, स्पेशल है ये, फेस्टिवल्स पे बनती है, आम नहीं बनती। मटन, ये मटन है या मटन है। मटन के ऊपर आप अनारदाना लेते हो, पहले उसको आप तवे में अच्छे से उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लैक, फिर आप उसको मैश करते हो और वो जो मैश है उसको आप पूरा मटन पे लगाते हो, उसको मैरिनेट करते हो उसको, फिर आप खजूर के जो पत्ते नहीं होते, आप उससे रस्सी बना के उस गोश्त को उस रस्सी में डाल के लटका देते हो, फिर वो सूख जाता है और फिर आप उसको नेक्स्ट डे या कोई 10 to 11 डेज बाद जब वो गोश्त बिल्कुल सूख जाता है और उसके बाद आप उसको फ्राई करते हो और बॉयल राइस के साथ खाते हो। बन गया। ज़रा लंबा प्रोसीजर है पर इट्स सो यमी।
आप लोगों को शायद पसंद नहीं आए क्योंकि टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट होते हैं। अगर आप खिलाएं बस आप आए बलूचिस्तान इंशाल्लाह। अच्छा मैम, स्वीट डिश में आपकी क्या फेवरेट है? मैं सब खा लेती हूँ। बनाना क्या पसंद है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आई डोंट लाइक स्वीट डिश, मतलब बनाना नहीं अच्छा लगता, खा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा मैम, आपको फोटोग्राफी भी पसंद है, तो फोटोग्राफी में इन सेंस क्या आप अपनी तस्वीरें खिंचवाना पसंद है या लोगों की पिक्चर्स वगैरह या नेचर? इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर आई वाज अ फोटोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफर। वेडिंग फोटोग्राफर, यस। तो मैं बलूचिस्तान में मुख्तलिफ, क्योंकि वहाँ पे फीमेल फोटोग्राफर्स की बड़ी डिमांड है, तो जो जाना चाहता है वो जा सकता है। उस वक्त क्या कैमरा आप यूज करते हैं? I was having only D90, D60, फिर मेरे पास पोर्ट्रेट लेंसेज थे, जूम लेंसेज थे, मतलब there was so many things, but वो सब फिर मैंने क्या कहते हैं रेंट पे दे दिया। अच्छा मैम, रोटी क्लब साउथ में आप वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? Fantastic. As a vice president, I got an opportunity to meet all the बड़ा लोग, the business icon, the politicians, the leader, the mentors, consulate के जितने भी लोग होते हैं, ओमान एम्बेसी, दुबई, ब्रिटिश काउंसलेट, कतर, कुवैत, जर्मनी, चाइनीज। तो इतनी यंग एज में आपको इतना ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप इतने बड़े लोगों के आगे जाके शोज होस्ट करो और रोटरी को रिप्रेजेंट करो। तो आई रियली वांट टू से थैंक यू टू ऑल द रोटरी, दी सीनियर मोस्ट पीपल, सलीम साहब, हमीद साहब, and my friend Hassan, everybody who belongs to Rotary. We are proud Rotarians, so I really love to represent, and इस साल भी जरा चांस है कि मैं फिर से वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊँ इंशाल्लाह। अच्छा मैम, FPCCI का फुल फॉर्म क्या है और उसमें आप पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उसके आप सीनियर वाइस चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं, तो उसका कैसा रहा एक्सपीरियंस? Amazing. I worked with Rizwan Jafar, and because he was the chairperson, then I was the senior vice chairperson, फिर there Rahil Akhtar was there as well. So बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे हमें मौका मिला कि हम यंगस्टर्स के जो मीडिया से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, या मीडिया के जो इश्यूज़ हैं, जर्नलिज्म के जो इश्यूज़ हैं, या एक्टिंग, कुछ भी मीडिया से शोबे से रिलेटेड, हम उनको एक बड़े लेवल पे हाईलाइट करें और हमारे मसाइल को सुना जाए। अच्छा मैम, एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप सोसाइटी के लिए क्या खिदमत अंजाम देना चाहेंगी या दे रही हैं? जो मेरा फोकस है दैट इज़ यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट, सो आई एम वर्किंग ऑन बोथ द थिंग्स। मैं चाहती हूँ कि हमारी यूथ जो एक डिप्रेशन में है, मैं उसको डिप्रेशन से निकालूं, क्योंकि मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे पढ़ाई तो दूर की बात, लड़कियों की इस उम्र में क्या 12 साल में शादियाँ हो जाती हैं। अगर अभी मैं यहाँ नहीं होती तो शायद मेरे 4 बच्चे होते और सब मिट्टी में खेल रहे होते हैं कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में। तो आई वॉन्ट कि यंगस्टर्स को वो डिप्रेशन से निकाला जाए, उनको समझाया जाए कि देखिए ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा नहीं होता, सुकून भी एक चीज़ होती है। हमारी यूथ जो है ना एक अजीब कश्मकश में है, पैसा भी बनाना चाहती है, शोहरत भी मांगती है, ओवरनाइट सक्सेसफुल भी होना चाहती है, लेकिन मेहनत भी नहीं करनी है, शॉर्टकट्स भी लगाने हैं। देखिए ऐसा नहीं होता, कुछ पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे 10 साल लग गए इंडस्ट्री में, बैक स्टेज, सामने काम करना, ऑन स्क्रीन, बैक स्टेज। 10 साल के बाद जाके अब आई एम इन अ पोजिशन कि आई एम टॉकिंग विथ यू सो बोल्डली, विथ नो फेयर, विथ नो नथिंग मेक्स मी स्केयर्ड, बिकॉज आई नो कि मैं किस फेज से गुजरी हूँ। तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। आई बैग यंगस्टर्स के प्लीज़ आप लोग मेहनत करें, मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैंने कल्चर ऑनलाइन स्टार्ट किया, लोगों ने कहा हाय अल्लाह, चप्पल बेचती है, जूते बेचती है। ये नहीं बोला कि शी इज सेलिंग अ फुटवेयर, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, नहीं, ये तो चप्पलें बेचती है। जब मैं फर्स्ट डे अपनी यूनिवर्सिटी में बलोची ड्रेसिंग में गई तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, सीनियर जूनियर, वो ये देखो कौन पेंडू लड़की जा रही है गाँव की। आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग। और मैं यूं पलटी एंड मैंने कहा कि वन डे आई विल टेल यू who am I, what can I do। आज वो सारी शादियां करके बैठी हुई हैं and अल्हम्दुलिल्लाह I am
successful. Yes, माशाल्लाह। So that's it. अच्छा मैम, एक हमारा गेम है, उसके मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, ठीक है, तो उसके आप आंसर बता दिए। बिल्कुल जी। चीटिंग हो सकती है? हाँ, देख लें आप। नहीं, मेरे फोन में तो कुछ नहीं है, बट मैं फिर भी पूछ रही हूँ कि चीटिंग हो सकती है। हाँ, कर लें आप। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं गूगल करूंगी ना। ओके, चला ऐसा। या Why do some cricket players never sweat? Why do? Why do some cricket players never sweat? Because they have a huge fan. That's right. What is in middle of Paris? Are Okay. What is always coming but never arrives? what is always coming at? What is always coming but never arrives? कल, Okay. ये दो। कल। Good. What is the major difference between a bird and a fly? What is the major difference between? A bird and a fly. Bird can fly, Okay. fly cannot bird. Bird. Bird can fly, Okay. fly can't bird. But a fly cannot bird. 50-50. You can say. Imagine you are in a sinking rowboat surrounded by sharks. How would you survive? I will not survive. I will ask them. No, I'll- the correct answer is stop imagination. अच्छा मैम, if a plane crashes on the border between the United States and Canada, where do they bury the survivors? I will ask them to bury me in Canada. Please. Survivors are not buried. I wish I could say something, but I cannot. Okay, ठीक है. The Bay of Bengal is in which state? Liquid. Right, correct. If you are in dark room with a candle, a wood stove and a gas lamp, you only have one match. So what do you light first? Pass. Next question. The answer is the match. The match. Okay. How can a man go 80 days without sleep? How can a man go 80 days with no sleep? Without sleep, yes. Next question. By sleeping during the night. He's so sharp. Last question, ma'am. Yeah. If you throw a red stone in the blue sea, what it will become? The number you have dialed is not responding. Please try later. It will become wet. Okay, cool. अच्छा मैम, इसी के साथ साथ गेम का इख्तिताम हो जाता है, जी, तो जी। होप यू एंजॉयड अ लॉट। I loved it. अच्छा मैम, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे messages हैं, but I only want to say one by one. The youngsters, please work hard. There is no thing called shortcut. नहीं है shortcut. अगर आपने ले भी लिया, आप ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गए, तो जितनी तेजी से जितनी रफ्तार से आप आसमान की बुलंदियों को छुएंगे, उतनी स्पीड से यू विल फेल डाउन इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द सक्सेस। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं तो खुदारा जो सक्सेस है उसको हैंडल करना सीखें। ये वेब चैनल भी मेरी कामयाबी के नाम से। बिल्कुल जी। एंड दूसरा, आई रिक्वेस्ट ऑल द women's who are watching me and the pretty ladies that please you guys can work from home. I'm working from my home. I'm not going anywhere. I have no office here in Karachi. It's a complete online business since last 3 years and alhamdulillah मैं घर बैठ के आराम से I can earn 3 lakh 4 lakh sometime maybe 5 lakh because जो cultural dresses हैं वो बहुत महंगे होते हैं, starting price 25,000 होती है। जो cultural bags हैं वो बहुत बिकते हैं internationally, nationally. So I request कि please there is no thing as such which is called excuse. हिम्मत मर्दा मदद खुदा, that's it. थैंक यू सो मच मैम, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकाला। वेलकम, बाय बाय। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ सारा आसिम मौजूद हैं, जो कि लाइफस्टाइल, फैशन और ब्यूटी की ब्लॉगर हैं और साथ ही साथ ड्रामा एंड थिएटर एक्ट्रेस भी हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? मैम बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सारा, ब्लॉगिंग करने का आइडिया कैसे आया और अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा? ब्लॉगिंग का आइडिया मुझे आया था, मुझे बचपन से मेकअप का बहुत शौक़ था और मैंने मेकअप सीखा ही सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस से था। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो वो देख देख के मुझे ये होता था कि जब मैंने इतना सीख लिया है तो लोगों को सिखा भी सकते हैं। और क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक छोटी उम्र में होते हो तो आपको पेरेंट्स एक लिमिटेड बजट देते हैं और उस लिमिटेड बजट में आपको अगर क्रिएटिव होना है तो आपको और चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मैंने उन सब चीज़ों को एक तरह से कंबाइन करके अपने एज के और अपने इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प करने का सोचा था कि कैसे मैं अगर एक लिमिटेड बजट पे इतना कुछ कर सकती हूँ तो आप कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं। तो उधर से बेसिकली एक आइडिया जनरेट हुआ था कि मैं कैसे अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बिकॉज़ मेरे ओपिनियन में आपके पास बहुत बड़ा बजट होना या बहुत महंगी चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है टू लुक गुड। तो बस वही एक आइडिया था, फाउंडेशन थी। अच्छा, जैसे आपने लाइफस्टाइल, फैशन और ब्यूटी की ब्लॉगिंग करती हैं आप, तो आपने किसी एक कैटेगरीज में क्यों नहीं की? मेरे हिसाब से मैंने बेसिकली शुरू मेकअप के लिए ही किया था, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि आपके अपीयरेंस पे जब बात आती है तो आपकी हर चीज़ कंबाइन हो जाती है। बिकॉज़ आप जो पहनते हो, आपका जो फैशन सेंस है वो आपके मेकअप के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए, आपके लाइफस्टाइल के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें एक तरह से कंबाइन ही हो जाती हैं। इसलिए फिर एक कैटेगरी, वो पूरी एक कैटेगरी ही बनती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पे मैंने फोकस नहीं किया, मैंने हर चीज़ पे कंबाइन किया था। अच्छा, आपने फूड ब्लॉगिंग क्यों नहीं चूज़ की? वो तो काफ़ी क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी मेरी फूड फोटोग्राफी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से वो पे बहुत डाइवर्स हो जाता है। मैं अपने एक कंफर्ट में रहना चाह रही थी क्योंकि फैशन, फूड थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ये तो आप इवेंट्स में भी जाती हैं तो वहाँ पे लाइफस्टाइल के साथ तो फूड भी तो होता होगा। जी बिल्कुल, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फूड के मतलब इन डेप्थ इतना ज़्यादा फूड का एनालिसिस नहीं करती। मैं कभी कभी पोस्ट करती हूँ जब मुझे कोई जगह बहुत अच्छी लगती है या मैं बहुत ज़्यादा उस जगह के बारे में रेव करना चाहती हूँ कि लोग डेफिनेटली जाएँ, वरना उसके अलावा मेरा कोई इतना फोकस नहीं है फूड के ऊपर। आप अपने ब्लॉगिंग स्टाइल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मेरा कोई स्पेसिफिक ब्लॉगिंग स्टाइल है नहीं। मैं बस मोस्टली जो होता है, जो मेरे दिल में होता है, जो मुझे बात करनी होती है, बेसिकली कम्युनिकेट करना होता है, या कोई चीज़ मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता हो, या जो चीज़ मैं सोच रही हूँ, मैं बेसिकली आई जस्ट विंग इट। मैं पिक्चर्स लेती हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, इफ़ आई ट्राई समथिंग न्यू आई वांट टू शेयर इट। तो मेरा कोई इतना स्पेसिफिक वो नहीं है कि मैंने इतने दिन पोस्ट करना है या मैंने सिर्फ यही कंटेंट रखना है या मैंने इतने लंबे लंबे कैप्शंस रखने हैं। मेरा बहुत एक वेरिंग स्टाइल है। आपको ब्लॉगिंग में कितना अर्सा हो गया, ईयर्स हो गए? मुझे ब्लॉगिंग में ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके। अच्छा, आपका कंटेंट दूसरे ब्लॉगर से कैसे चेंज है? मतलब लोग क्या देखते हैं, उसमें क्या अट्रैक्शन होती है, मतलब जो वो लाइक करें और जो व्यूज़ बढ़े, आपकी लाइक्स बढ़े? मेरा जो कंटेंट है बेसिकली वो बहुत डाइवर्स है। मेरा कंटेंट मेरी यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड है, मेरा कंटेंट मेरी एक्टिंग से भी रिलेटेड है। मेरा कंटेंट बेसिकली ये शो करता है कि आप चाहे जैसे भी दिखते हो, आप अंदर से क्या हो। मैं जितनी भी लोगों के बहुत इमेजेस होते हैं कि मतलब आई एम वेरी मैं हर जगह बहुत तैयार होकर जाती हूँ। समटाइम्स पीपल थिंक कि मैं आऊँगी तो सिर्फ मतलब फैबुलस और उस तरह के बहुत ग्लैमरस इवेंट्स में आऊँगी। मेरा इस तरह का है नहीं, मैं बहुत कैजुअल इंसान हूँ। मैं जो भी होता है मूड पे डिपेंड करता है कभी। तो बस ये है कि आई जस्ट वांट टू शो पीपल कि आपको ज़रूरी नहीं कि अगर आप मीडिया में हो तो आप एक स्पेसिफिक तरीके से ही चल रहे हो। मैं बैक एंड फोर्थ चीज़ें दिखाती हूँ कि मतलब आप कैमरा के सामने कैसे हो, कैमरा के पीछे कैसे हो, कैसे मेरी लाइफ ऑर्डिनरी भी है, हाउ आई कैन रिलेट टू एवरीवन। तो मेरी ये चीज़ें हैं बेसिकली। अच्छा, आप अपने ब्लॉगिंग कैटेगरीज को क्या रेट देंगे? लाइफस्टाइल को क्या रेट है, फर्स्ट है, सेकंड है, और आपकी जो ब्यूटी है, फैशन है, उसको क्या रेटिंग देंगे आप? मेरा ज़्यादातर फैशन का एक फोकस होता है क्योंकि मेकअप में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है मेकअप में। जो मेकअप ब्लॉगर्स हैं उनको पता है ये बात कि आपकी लाइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, आपकी कैमरा क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है, फिर जब आप उसको पोस्ट करते हो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो मेरा ज़्यादा फोकस इसमें रहता है कि आई प्रोड्यूस मोर एंड बेटर कॉन्टेंट रादर देन प्रोड्यूसिंग लेस।
और वो वहाँ पे आपका ब्यूटी में रिस्क ये आता है कि आप इतने घंटे लगा के आप एक लुक क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद आप इतनी मेहनत करते हैं, उसको एडिट करते हैं, सारा सेटअप अपना सही चीज़ें रखते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ निकलती नहीं है वैसे। तो मेरा ज़्यादा फोकस एक तरह से फैशन पे ही है, तो दैट्स प्रॉब्ली नंबर 1। फिर मेरा आता है लाइफस्टाइल पे ज़्यादा, फिर ब्यूटी पे। अच्छा, आपका फेवरेट ब्लॉगर कौन है, जैसे उनके कंटेंट आपको पसंद हो, उनकी पोस्ट पसंद हो आपको? मेरी फेवरेट ब्लॉगर है हिमायल है, हिमायल अतीक है, हिरा अतीक है। ये दोनों मुझे दोनों बहनें हैं और इन दोनों का कंटेंट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनका बहुत एक डाइवर्स मतलब एक तरह से कंटेंट होता है इन द सेंस कि उनके हर तरह के आउटफिट्स हैं, हर तरह का फैशन स्टाइल है, वो हर चीज़ में मतलब क्रिएटिविटी लेकर आती हैं एंड इनोवेटिव बहुत है। मतलब उनके स्टाइल में हर चीज़, हर पोस्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट है और बहुत मोटिवेटिंग है। मतलब वो कभी उनके पेज पे आपको नेगेटिविटी नज़र नहीं आएगी, उनके पेज पे आपको कभी किसी इस तरह के बहुत ज़्यादा एक प्रिटेंशियस या बहुत एरोगेंट वाइब नहीं आएगी कि हाँ मेरे पास तो बहुत पैसा है। वो शो ऑफ नहीं करते, उनके अंदर एक हम्बल एक पोर्ट्रेयल आता है कि हाँ उनके पास हर तरह की अपॉर्चुनिटी है, दे वर्क विद वेरी बिग ब्रांड्स, लेकिन उनके अंदर ही बहुत हम्बल टच है उनकी पूरी एक पर्सनैलिटी में। अच्छा सारा, आप बहुत सारे इवेंट्स में जाती हैं तो वहाँ से कहीं ड्रामा या शूट्स के ऑफर्स आए होंगे आपको? ड्रामे की तो खैर नहीं आई, लेकिन शूट्स वगैरह की काफ़ी आती हैं क्योंकि एक इमेज परसीव करते हैं लोग ब्लॉगर्स के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे अकाउंट्स पब्लिक होते हैं, हम अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे होते हैं एंड उस पर काफ़ी लोग फिर एक उस पर अज्यूम करते हैं कि अगर आप पिक्चर्स पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं तो आपको शूट्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आपको किसी के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आपको कोई सर्टेन आउटफिट पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं, हमारी सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हैं। मैंने बहुत शूट्स किए फोटोग्राफर्स के साथ अपनी ब्लॉगिंग के इवेंट्स के थ्रू, तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है, अगर आपका कंफर्ट है तो आप कर सकते हैं। सही है। अच्छा सारा, आप एक्टिंग लाइन में आने का कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपके कैसे माइंड में आया कि आपको एक्टिंग करना है, ये आपका पैशन था या? एक्टिंग बेसिकली एक तरह से मेरा एस्केप था काफ़ी चीज़ों से। मैं वैसे बहुत रिजर्व नेचर की थी जब मैं स्कूल में थी, फिर उसके बाद मैं निक्सर आई। मैं जब निक्सर आई तो मेरा काफ़ी एक, क्योंकि निक्सर एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी ग्रूम की जाती है कि आपको हर किसी से बात करना सिखाया जाता है, इनकरेज किया जाता है कि आप उनसे बात करो जो आपके दोस्तों के सर्कल से बाहर हैं। मेरी वहाँ पे जब थोड़ी सी पर्सनालिटी चेंज होनी शुरू हुई तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं थिएटर क्यों स्टार्ट नहीं करूँ। निक्सर प्रोडक्शंस था, उसमें थिएटर था, उसमें मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन क्योंकि बिल्कुल इन्फेंट स्टेज पे थी मैं, तो मुझे रोल मिला नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने कमर्शियल से स्टार्ट किया। मैंने TVCs किए थे सिट्रस के साथ, सिट्रस टैलेंट जो आपकी एजेंसी है, मैंने उसके साथ TVCs किए। फिर मुझे पहली दफ़ा हम का ड्रामा ऑफ़र हुआ, पाकीज़ा ऑफ़र हुआ, सपोर्टिंग रोल था। पहले मुझे ऑफ़र मेन रोल किया था, मैंने ऑडिशन भी मेन रोल के लिए दिया था, लेकिन क्योंकि निक्सर के साथ मैं मैनेज नहीं कर सकती थी 13-14 घंटे शूट करना, तो फिर मैं बहुत डिसहार्टेड हुई थी क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मना करना पड़ा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सपोर्टिंग कैरेक्टर ऑफ़र किया। मैंने कहा ये मैं मैनेज कर सकती हूँ स्टडीज़ के साथ, वो किया। फिर उसके बाद मैंने एक और ड्रामा किया, तेरी मेरी कहानी हम के साथ ही। फिर अभी महबूब आपके कदमों में चल रहा है, वो भी मेरा तीसरा ड्रामा है हम के साथ। तो बस पढ़ाई के साथ मैं मैनेज करती रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। मेरे बहुत सपोर्टिंग फैमिली है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत मुझे इस चीज़ में मेरा साथ दिया है। उन्होंने कभी मुझे उस चीज़ में एक तरह से परेशान नहीं किया जैसे यूजुअली फैमिलीज़ को कंसर्न्स होते हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ शूट्स पे भी आते हैं, जब लेट नाइट शूट्स होते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं या आपके पूरे दिन के शूट चल रहे होते हैं, तो मेरे पेरेंट्स आते हैं, उन्होंने मुझे अकम्पनी किया है। उन्होंने हमेशा ये चीज़ मेरे दिमाग में रखी है कि चाहे मैं कुछ भी करूँ, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, एक्टिंग हो, कोई भी चीज़ हो, वो पढ़ाई को अफेक्ट ना करे। तो जब तक मेरे ग्रेड्स आ रहे हैं, मेरी चीज़ें आ रही हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरी उस शौक पे सवाल नहीं किया। ठीक है। अच्छा सारा, आपने 3 ड्रामे शूट किए हैं, तो उसमें आपका क्या रोल था तीनों ड्रामों में?
शुरू के दोनों ड्रामों में मेरा सपोर्टिंग कैरेक्टर था। पाकीज़ा में आई वॉज अ सपोर्टिव कज़न बेसिकली। उसमें होता ये था कि जो मेरी कज़न थी उसकी डिसफंक्शनल फैमिली थी, वो बहुत सुसाइडल टेंडेंसीज थी उसके अंदर। तो मुझे इस तरह का शो किया था कि आई वॉज बेसिकली हर पिलर, कि उसकी एज का और कोई था नहीं, तो वो अपने सपोर्ट के लिए मेरे साथ होती थी, एंड आई वॉज हर फर्स्ट कज़न बेसिकली। पाकीज़ा में ये था। फिर उसके बाद तेरी मेरी कहानी में आई वॉज असफर रहमान सिस्टर। तो बेसिकली मेरा रोल ये था कि मेरी स्पीच प्रॉब्लम होती है, मैं स्टैमर करती हूँ बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही होती। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कंसर्न होते हैं, क्योंकि हमें दिखाया बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास इस तरह का दिखाया था। तो वो बहुत बड़ा कंसर्न था कि हाँ, सिर्फ खूबसूरत होना या अच्छा लगना ज़रूरी नहीं है, स्पीच का प्रॉब्लम है, परफेक्ट नहीं है जो लोग चाहते हैं। तो उस चीज़ पे फिर मेरे कैरेक्टर पे बेस्ड आगे जब मेरे भाई की शादी होती है, तो मेरी भाभी जब मेरी हेल्प करती हैं, मेरी स्पीच थेरेपी कराती हैं, क्योंकि सिर्फ वो एक होती है जो एक्नॉलेज करती है कि मेरा प्रॉब्लम बेसिकली मेरी स्पीच का है और उसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो मेरी स्पीच थेरेपी कराती हैं, मेरा इलाज कराती हैं, इसी वजह से एंड में मेरी शादी हो जाती है, एंड शी मेक्स अ गुड प्लेस इन द फैमिली। तो ये होता है। अच्छा, आपका महबूब मेरे कदमों में क्या रोल था? अच्छा, उसमें मेरा दैट्स अ वेरी डाइवर्स रोल, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसमें मेरा काफ़ी नेगेटिव रोल है। उसमें ये है हाइलाइट्स देखे थे जी, अब आप बताएं ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा उसमें बेसिकली रोल इस तरह का है कि मैं उसमें भी सपोर्ट कर रही हूँ अपनी दोस्त को, लेकिन मैं वो वाली दोस्त हूँ जो बहुत एक तरह से मौका परस्ता है। अच्छा, कि मुझे जहाँ अपना फ़ायदा दिखता है, मतलब हाँ, मैं बहुत ज़्यादा जहाँ मेरा अपना फ़ायदा है, जहाँ मुझे पैसे मिल रहे हैं या कोई मेरा काम हो रहा है, तो वहाँ मैं अपनी दोस्त की मदद करूँगी, वरना मैं उसको टोकूंगी सवाल तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसमें ये होता है कि मेरा कैरेक्टर इस तरह का है कि मुझे अगर फ़ायदा दिखेगा तो मैं बगैर सवाल की चीज़ें करूँगी, कि हाँ, मुझे पता है वो गलत कर रही है लेकिन मेरा भी फ़ायदा हो रहा है। अगर मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है या अगर मेरा कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर मैं उसको हर चीज़ पर टोकूंगी, सवाल करूँगी कि नहीं, तुम ये क्यों कर रही हो, तुम वो क्यों कर रही हो, मैंने तो ये नहीं करना। और मैं फिर बहुत ज़्यादा उस तरह की बन जाती कि मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। तो उसमें बेसिकली इस तरह की अच्छा, ये सारी चीज़ें आप कर रही हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ काफ़ी है। मेरी हॉबीज़ ज़्यादातर स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं, कि मैं स्विमिंग वगैरह बहुत करती हूँ, स्विमिंग, बैडमिंटन। फिर उसके अलावा मेरा बस ये है कि मैं फ़ोटोग्राफी कभी कभी कर लेती हूँ, जैसे कोई नई एस्थेटिक अपना ट्राई किया, कोई नई चीज़ें इस तरह की ट्राई की। बाकी मेरा जो शौक़ है वो ज़्यादातर मेकअप रिलेटेड ही है, लेकिन मैं उस पर इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं करती, मैं उस पर बस घर में कर लिया, ट्राई कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। मेरा ज़्यादातर इस तरह के रूटीन्स हैं। अच्छा, एज अ ब्लॉगर एंड एज अ एक्ट्रेस, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगे? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है। चलिए 2 साल का बताओ। क्योंकि मसला ही मुझे अगले साल का भी नहीं पता है जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी, क्योंकि ये सवाल मुझसे अक्सर काफ़ी लोग करते हैं कि मैं मतलब पढ़ भी रही हूँ और मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ। बहुत दफ़ा लोग ये करते हैं कि अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद फुल टाइम ब्लॉगिंग में चले जाते हैं, बहुत लोग ये करते हैं कि फुल टाइम एक्टिंग में चले जाते हैं। मुझे अब ये नहीं पता कि मैं किस फील्ड में जाऊँगी क्योंकि मुझे ये है कि मैं एक्टिंग एक तरह से हवाई रोज़ी है, तो अब आई डोंट रियली नो कि आगे एक्टिंग में क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, आई एम वेरी होपफुल। लेकिन वही है कि एक आपको प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को लेकर चलना होता है, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डिग्री भी है, तो हो सकता है कि मैं आगे जॉब की तरफ जाऊँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ जाऊँ, या हो सकता है कि मैं एक्टिंग करूँ। मैं चाह रही हूँ मैं अपनी एक्टिंग और ब्लॉगिंग को साथ साथ लेके चलूँ। अच्छा, आप जैसे इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, आपकी स्टडी भी चल रही है, ब्लॉगिंग भी कर रही हैं, मॉडल भी हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं इन सब चीज़ों के लिए? टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कभी कभी, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं फिर जब मैंने टाइम एलोकेट किया हुआ चीज़ों को, जैसे जो मेरे पढ़ने का टाइम है, उसमें मैं फिर कोई डिस्ट्रैक्शन या कोई और किसी किस्म का स्लैक अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे ये होता है कि अगर मैंने 4 घंटे देने हैं क्लासेस के, तो उन 4 घंटों में मैं कुछ और नहीं करूँगी। मतलब मैं ना एक्टिंग की कोई बातचीत करूँगी किसी से, ना कोई मसले इस तरह के मैं
उस वक्त सॉर्ट करने का सोचूंगी, या मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वो 4 घंटे हैं फोकस करने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे या तो अपनी ब्लॉगिंग को टाइम देना है या मुझे अपनी एक्टिंग को टाइम देना है। जैसे अक्सर मेरे साथ होता था, मैं सुबह में क्लास में जाती थी 8:30 बजे, फिर वहाँ से मैं 11 बजे शूट के लिए निकलती थी, फिर 11 बजे से मैं 4 बजे वापस आती थी, क्लास लेती थी, फिर 6 बजे वापस शूट पर जाती थी, फिर मैं रात में 11-12 बजे घर आती थी। ये मेरा ऑलमोस्ट हर दिन का रूटीन था। तो मुझे ये देखना होता था कि जिस टाइम पे मैं क्लास में हूँ, मैं उस टाइम पे किसी के फ़ोन नहीं उठा रही। आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता था इन सब चीज़ों? यही तो मैंने अपने आप को बहुत फोकस टाइम के साथ किया है, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। अगर मुझे अपनी एक्टिंग को साथ लेके चलना है तो मुझे ये चीज़ मैनेज करनी थी कि मेरी पढ़ाई इफेक्ट ना हो। तो पढ़ाई के टाइम पे मेरा दिमाग पूरी तरह सिर्फ पढ़ाई पे होता था, और एक्टिंग के टाइम पे फिर मैं पढ़ाई को थोड़ा साइड पे रखती थी। मैं अपनी एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग लोग समझते हैं बहुत आसान चीज़ है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में आपको लेके कोई नहीं बैठता कि आपने अब ये प्रैक्टिस करनी है, आपने इस तरह बात करनी है। आपको उसी वक्त इन द मोमेंट दे दिया जाता है कि अच्छा इससे पहले ये सीन हुआ था, उससे पहले ये सीन हुआ था, अब आप इस फील्ड में हैं तो आपने ये करना है। और आपको इतना टाइम नहीं दिया जाता कि आप बैठ के प्रैक्टिस करो या आप किसी के साथ उस तरह की एक फील में आओ कि हाँ मुझे कैरेक्टर में जाना है। आपको कैरेक्टर में पूरा वक्त होना होता है। वो आपको कभी भी बोल देंगे कि अब आपने रोना है, वो आपको कभी भी बोल देंगे आपने हंसना है, अब आपने नेगेटिव होना है, अब आपने पॉजिटिव होना है, अब आपने खुश होना है, अब आपने दुखी होना है। तो जो डायरेक्टर ने आपको मूड बोल दिया, आपको उसी वक्त मूड बनाना है। और आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप पूरा दिन नहीं लगा सकते, तो उसमें फोकस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। फिर आप उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपका जो दिल करता है, आपका जो शौक़ है, आप उस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ करें। मुझे पता है जब मैंने स्टार्ट किया था मैं बहुत इनसिक्योर थी चीज़ों को लेके कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। मैंने फिर आगे का सोचना छोड़ दिया। मुझे नहीं पता, आज भी मुझे नहीं पता कि मैं अगले 2 साल में या 5 साल में या अगले महीने क्या कर रही होंगी, लेकिन मैंने अपने आप को इस चीज़ को रोकने नहीं दिया। जो भी चीज़ करें पूरे दिल से करें, कॉन्फिडेंस से करें, और जिस चीज़ में खुशी हो उस चीज़ को कभी भी नहीं छोड़ें। थैंक यू सो मच सारा, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के आज के इंटरव्यू में आज हमारी मेहमान हैं जिनका जायका ही उनकी पहचान है, जिनका नाम है रिदा आफ्ताब, जो कि शेफ़ हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आपको बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं टीवी पे, आज मुझे यकीन नहीं आ रहा आप मेरे सामने बैठी हैं और मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ। देखें कितनी तो आपको कैसा लग रहा है? पहले इन्होंने मेरा दिल दुखा दिया, कहने के बचपन से देखते क्या आप बताएं मैं इतनी बड़ी हूँ, बचपन से 55 तक। अरे मजाक कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर। ठीक है। अच्छा मैम, कोविड लाइफ आपकी कैसी गुजरी? देखें कैसी गुजरी क्या कह सकते हैं, इसलिए कि काम तो देखें ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन ये कि सेफ्टी के साथ हम लोग शोज़ भी हमने किए, अपने घर को भी देखा, ग्रॉसरी भी ख़रीदी, ग्रॉसरी के लिए भी गए, लेकिन हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से हम लेके चले थे, तो बस अच्छा ही गुजर गया। अच्छा मैम, क्वारंटाइन में आपकी एक्टिविटीज़ चल रही थी या फिर थोड़ी कम? बस नहीं, 2 वीक्स का था, शोज़ नहीं हमने किए, लेकिन उसके बाद हम जा रहे थे, बाकी तो सारा चल रहा था, लेकिन प्रॉपर तरीके से सारा इस चीज़ को देख के चले थे। मास्क भी पहना, हैंड सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल किया, डिस्टेंस भी किया, ये सब चीज़ें। ज़ाहिर है बैठ तो सकते नहीं है घर में, काम तो चलते हैं ना सारे। ये तो है ना।
अच्छा मैम, बचपन से आपको खाना खाने का ज़्यादा शौक था या पकाने का? नहीं, खाना खाने का ना शौक था ना अभी तक है, सिर्फ पकाने का शौक पकाने का है। अभी भी नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं। कब से आपने स्टार्ट किया? मैं बहुत छोटी थी, मुझे उस टाइम पे मैं कहती हूँ कि मैं मतलब कुछ चूल्हे तक भी नहीं पहुँच सकती जी, थी। जी। मैंने नीचे वो रखा होता था कोई भी इस तरह का टेबल वगैरह, उसके पर खड़े होकर मैं चूल्हे पे जाके एक दिन मैंने अपनी सिस्टर को कहा, मैंने कहा भाई आज तो खाना मैं बनाऊँगी। सही है। कहने लगी कि ना हाँ बना लो, कोई नहीं है। बहुत छोटी, मैं खैर यार आपने बनाया क्या था उस वक्त? वो बता रही बहुत छोटी सी थी, तो मैंने क्या किया, आलू बनाए। अच्छा, आलू बनाए और वो आलू का पानी ड्राई हो, फ्रिज से निकालो, ठंडा पानी डालो, आलू ड्राई हो। करते करते शाम हुई, वो उसने कहा, पंजाबी हम लोग कहती है, हाय तत्ती आलू नहीं पाए जो सवेर से गलते ही नहीं। आलू बना नहीं, आलू गीले हो गए बस। आलू गले ही नहीं, ठंडा पानी डाला नहीं कैसे करते। तो ये मेरी फर्स्ट कुकिंग थी जो मैंने बहुत बुरी बनाई, और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते बनाते रहते। अच्छा मैम, आपकी culinary स्टडीज़ से क्या क्वालिफिकेशन ओन करती हैं आप? मैं जी, देखिए, जहाँ से मैं बिलोंग करती थी, हम लोग एबटाबाद से बिलोंग करते थे। हमारे घर का मॉल इतना सख्त था जो मतलब हमारी इस चीज़ को समझा ही नहीं जाता था कि हम घर से बाहर निकलें। लेकिन फिर भी मैंने इंटर कर लिया। ज़्यादा मेरी एजुकेशन नहीं है, ना मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश है। मैं कभी इस चीज़ को छुपाती हूँ ना, मैं बोलती हूँ, हमेशा उर्दू में बात करती हूँ। तो ये कि थोड़ा घर का माहौल इस तरह से था जहाँ पे बाहर निकलना या जॉब करना ये तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन ये कि बस इंटर किया और उसके बाद ये था कि आहिस्ते आहिस्ते होते होते यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा मैम, कहाँ से और कैसे ट्रेनिंग हासिल किया आपने? ट्रेनिंग का ये था, पहले तो मैं अपनी अम्मी से सीखा, फिर उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूट थे, वहाँ पर गई, वहाँ पे ट्रेनिंग हुई। फिर पाकिस्तान से बाहर की, वहाँ से भी मैंने काफ़ी सीखा। अच्छा मैम, आपका फेवरेट कुजीन क्या है? मुझे देखिए वैसे फेवरेट तो कोई भी नहीं है, कुछ भी मिल जाए। अच्छा, कुछ भी मिल जाए, देखिए दाल हो, सब्जी हो, जो भी भूख के टाइम पे, उस टाइम पे आप यकीन करें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके खाती हूँ। कोई फेवरेट मेरा ऐसा नहीं है। वैसे सब्जियाँ पसंद है, लेकिन मैं कहती हूँ कुछ भी मिल जाए, जब भूख लगी होती है उसमें कुछ भी मिल जाए। अच्छा, आप कौन से किस टाइप की कुजीन बना लेती हैं आप? मैं तो मल्टीपर्पज़ हूँ, बिल्कुल देसी में तो एक्सपर्ट हूँ, बाकी भी सारे बना ही लेती हूँ। और मैं एक चीज़ बताऊँ, देसी बनाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कि देखें, जब आपको पता है कौरमे का यही टेस्ट है, आप कौरमे में कुछ ऐड नहीं कर सकते। बिरयानी का तो कौरमा तो शान का मसाला आता है, वही डालती होंगी ना, या आपके अपने होते हैं मसाले? नहीं, मसाले हमारे अपने होते हैं, कोई पैकेट हम नहीं करते। लेकिन मैं एक बात करें, देसी खाना बनाना मुश्किल है, इसलिए कि देसी खाने में वो आपको देसी टेस्ट लाना पड़ता है। अगर आप कोई वैसे कॉन्टिनेंटल आपने कुछ भी डाल दिया तो किसी को क्या आता है इसका, वो कहते हैं कि यही टेस्ट है। तो मेरा देसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और दूसरा मैं बनाती भी बहुत अच्छा हूँ, और बाकी तो सभी बन रही हैं काफ़ी टाइम से बना है। अच्छा मैम, आपकी जो फेवरेट कुजीन है वो जो आपको बनाना पसंद हो, कोई एक दो के नाम बताएं। देसी में देसी बता दें, चाइनीज़ में बता दें। नहीं, होता है ये कि चाइनीज़ का तो खैर बड़ा फटाफट बन जाता है, लेकिन देसी में बिरयानी बड़ा मज़ा आता है पकाने में। जब बनती है तो बिरयानी तो बच्चे भी हाँ फिर शौक से खाते हैं, तो अच्छा लगता है, बच्चे हैं सब खाते हैं, तो देसी खानों में मज़ा आता है मुझे बनाने में। अच्छा मैम, कोई शेफ़ जिसको आप एडमायर करती हो, वो कौन है और क्यों है? देखिए, अल्लाह ताला ज़ुबैदा आपको जन्नत नसीब करे, परवरदिगार उनको। वो बहुत अच्छी लेडी थी जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और मतलब मैं उनको देख के ही मैं इस फील्ड में आई हूँ। और मैं हमेशा उनके सामने भी कहती थी, और जब मेरे साथ मैं उनके साथ काम करती थी तब भी उनसे बहुत सीखा। और बस उनके टोटके ज़्यादा अच्छे थे। टोटके नहीं, कुकिंग भी बहुत अच्छी करती थी, और वैसे भी इतनी अच्छी लेडीज़ थे। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाऊँ। हुआ ये था कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, सैलरी थोड़ा सा टाइम होगा आने जाने में, तो मैंने कहा कि एक शेफ़ से मैंने कहा मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए चाहिए था। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये वो, हालांकि मैंने ज़ुबैदा आपा को बिल्कुल भी नहीं कहा। तो ज़ुबैदा आपा को जब पता चला मेकअप रूम से कि रिदा आज क्यों परेशान है, तो किसी ने बताया कि रिदा को इस तरह से पैसों की ज़रूरत थी। आप यकीन करें, दूसरे दिन उन्होंने 1 लाख रुपया मुझे ला के दे दिया। तो इतनी अच्छी, अल्लाह ताला उनको मैं कहती हूँ जन्नत फिरदौस में जगह देती, अच्छी वो लेडी थी। तो मतलब ये देखें चीज़ें आज भी मैं याद रख रही हूँ, और उनको वो कह रही हूँ, ये चीज़ें यादगार रह जाती हैं। तो फिर ये कि 2 दिन बाद मेरी सैलरी आई, मैंने उनको दे दी, लेकिन मेरे दिल में बहुत उनकी इज्जत थी और अभी तक है। मैम, न्यू ट्रेंड के साथ स्टे करने के लिए कैसे मैनेज करती हैं आप? देखिए, अभी हमारा जो ज़माना था, हमारे ज़माने में इतनी चीज़ें नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे हमने स्टार्ट किया। अब नई नई चीज़ें आ रही जा रही है। अब देखिए, फ्राइज़ हम पहले फ्रेंच फ्राइज बनाकर हम रख लेते थे, अब उसके ऊपर टॉपिंग आ रही है, ये आ रही है। अच्छी चीज़ें आनी चाहिए, ज़ाहिर है हमारे जो बच्चे वगैरह हैं वो चीज़ों को पसंद करते हैं, जैसे फास्ट फूड हुआ, ये सारी चीज़ें। तो अच्छा मैं उसको समझती हूँ, और मैं खुद भी कर रही होती हूँ। सारे बच्चों के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। जी मैम, फैमिली फंक्शन में तो काफ़ी आइडियल कंसीडर किया जाता होगा आपको?
हाँ बिल्कुल, सब ज़ाहिर है, जहाँ जाती हूँ तो लोग बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा ही मोहब्बत करते हैं, सेल्फी वगैरह शुरू हो जाती हैं। और मेरी जो बहन की बेटी है ना, वो हमारी फैमिली से बाहर शादी हुई है, तो वो लोग कहते हैं कि जब रिदा आती होगी, तुम्हारी खाला आती होगी, तो तुम लोग तो बड़ा VIP प्रोटोकॉल देते होगे। तो उसने कहा मेरी खाला इतनी सीधी से हमारे साथ ज़मीन पे भी बैठ जाती है, जहाँ जो मिलता है। तो मेरे साथ तो यही है, करते तो सब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पिक्स बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, खुश होते हैं, लेकिन मेरा उनमें वो चीज़ नहीं होती कि मैं भाई शेफ़ हूँ या सेलिब्रिटी शेफ़ हूँ, मेरा वैसा नहीं होता उनके साथ। अच्छा मैम, अगर कभी हाई प्रेशर सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए तो क्या करती हैं आप? देखिए, मैं घर से निकलती हूँ ना, मेरी एक आदत है, मैं हमेशा बावजू रहती हूँ, नमाज में कोई नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, फजर की मेरी रह जाती है, लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा करे, मैं कभी मेरे साथ इस तरह से कोई सीन नहीं हुआ, लेकिन कभी अल्लाह करे ऐसा कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो मैं वैसे ही पढ़ती रहती हूँ, दूध शरीफ वगैरह सारी पढ़ती रहती हूँ और पता ही नहीं चलता। हाँ, बस पढ़ती रहती हूँ, दूध शरीफ, आयतुल कुर्सी। बावजू मेरी एक आदत है, मैं बावजू रहती हूँ। मैं 2005 से लाइव शोज़ कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, तो मेरे साथ इस तरह का कोई ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा मैम, ऑन कैमरा कभी ऑडियंस प्रेशर फेस करना पड़ा आपको? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं मेरे साथ। आप यकीन करें, आज तक मेरे शो में कभी किसी की बुरी कॉल नहीं आई है, कभी आज तक किसी ने बुरी कॉल नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि रिदा ये वो ना। मैं हर किसी से प्यार मोहब्बत से मिलती हूँ और मेरे पीठ पीछे भी कभी कोई मेरी बुराई नहीं करेगा। और ये बात आपको ही पता होगा, ज़ाहिर है आप भी इस फील्ड से हो, कभी आपने कभी किसी के मुँह से नहीं सुना होगा कि रिदा ऐसी है, रिदा ऐसी है। अच्छा मैम, फूड वेस्टेज को मिनिमाइज़ करने के लिए आप क्या कंसीडर करती हैं? एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने जो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं ना, उनको भी मैंने ये कहा, मैंने कहा अगर आपके, और यकीन करें मैं यही करती हूँ, उनके घर में मैं कहती हूँ अगर आपके घर में रोटी बच रही है, कोई भी खाना चावल बच रहे हैं, तो आप शॉपर में डाल के ना वो हैंग कर दिया करें सीढ़ियों पे, तो वो उसको उठा के मैं जाके चिड़ियों और कौवों को, और मेरी रोज़ की रूटीन है ये कि मैं करती हूँ। तो मैं लोगों को कहती हूँ प्लीज़ ऐसा नहीं करें, ज़ाया ना करें, रिस्क है, और एक वक्त ऐसा आता है कि हमें वो भी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल ज़ाया ना करें, रख लें फ्रिज में, अगर वो भी नहीं आप करते तो आप गर्म करके साफ़ सुथरा करके किसी को दे दें, वो खा लें। और सबसे अच्छी बात है कि आपके घर के छत के ऊपर इतनी चीले कौवे वगैरह जो आ रहे होते हैं, आप उनको दे दें। अच्छा मैम, इसके अलावा एक हमारा एक गेम राउंड है, रैपिड फायर, आपको फ़ौरन जवाब देना होगा, सोचना नहीं है, ठीक है? अच्छा, आपकी फ़र्स्ट फूड मेमोरी क्या है? मैंने अभी बताया था ना कि जिस तरह से पहले मैंने आलू के आलू की सब्ज़ी बनाई, फर्स्ट है आपकी? हाँ, फर्स्ट यही थी जो मैंने मतलब नहीं बनी सही। ऐसा ऐसी कौन सी बेसिक रेसिपीज़ हैं हर शेफ़ को पता होनी चाहिए? देखिए, मसालों को, हर इंग्रेडिएंट्स को पता ज़रूर होना चाहिए, कोई भी आपको कॉल करके पूछ सकता है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। किचन में ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसके बगैर काम नहीं होता आपसे? किसके बगैर काम नहीं होता? देखिए, नाइफ है, नाइफ के बगैर कटिंग ही नहीं होगी। मोस्ट यूज़फुल कुलिनरी टेक्निक क्या है आपकी? जो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, भाई देखिए, बात ये है ना कि आपने जो चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पतीला है, आपकी कढ़ाई है, ठीक है, वो कढ़ाई में आपने जो सालन बनाना है वो कढ़ाई है, आपकी नाइफ है, यही है, ठीक है। क्या ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है जो कि हमेशा लोगों को प्रोफेशनल शेफ़ के बारे में बताए? लोगों को प्रोफेशनल शेफ़ के बारे में, जी बिल्कुल बताना चाहिए, पता होना चाहिए। अच्छा, मैं समझती हूँ आजकल तो खैर हर चीज़ आपको नेट पे मिल जाती है, तो इतनी ज़्यादा किसी चीज़, जिस चीज़ को आपको पता करना है, आपने सर्च करना है, तो आपको फ़ौरन वहाँ से हर चीज़ का मिलता है। लेकिन ये है कि फिर भी जिस तरह से हमारे से जो ज़्यादा सीनियर है, जैसे मैं हूँ, तो एक दूसरे से ज़रा पूछते हैं, अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। अच्छा मैम, अपनी जॉब के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है, कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। रोज़ आती हूँ, जाती हूँ, मेकअप करती हूँ, तैयार। इतने सालों से कुकिंग कर रही हैं, कुछ थकी वगैरह नहीं? नहीं, मज़ा आता है, कुकिंग में शौक़ है और अभी तक अच्छा लगता है। अच्छा, फूड इंडस्ट्री में स्टार्ट आउट कैसा हुआ आपका? मेरा इस तरह से हो कि मुझे शुरू से शौक़ था बहुत ज़्यादा, और मैं अक्सर मैगज़ीन्स वगैरह में जो रेसिपीज़ आती थी उनको लिखती थी, पोस्ट करती थी, तो इस तरह से करते करते फिर मैं, और फिर मेरे घर में एक मैगज़ीन था, डालडा का दस्तरखान, सबने सुना होगा, उस पर मैंने काफ़ी टाइम काम किया, तो उसके बाद ही मैं इस तरह से लोग मुझे जानने लगे। अच्छा मैम, आप अपने डेज़ ऑफ में कुक करती हैं? देखिए, कुकिंग में करती ही घर पे हूँ, घर पे ही प्रॉपर कुकिंग, हमारे यहाँ कोई शेफ़ कोई कुक नहीं है, मैं खुद ही कुकिंग करती हूँ। सही है। अच्छा मैम, फैमिली फरमाइशी प्रोग्राम तो चलता ही रहता होगा, तो क्या उसके लिए क्या करती हैं आप? देखिए, मेरे जो फैमिली वाले हैं ना, ज़्यादातर मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि रिदा के जाएंगे तो आज ये बनेगा वो बनेगा, तो वो तो फिर चलता रहता है ना, आपको पता है। अच्छा मैम, इसके अलावा और क्या मसरूफियात होती है, कुकिंग और ये सब चीज़ें? देखिए, मैं रेडियो पे भी हूँ, टीवी पर भी हूँ, उसके अलावा मेरे अपने जैसे कोई ना, जिस तरह से आपने बुला लिया, कोई कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़
वगैरह हैं, फिर मैं घर की ग्रॉसरी खुद से करती हूँ। और सबसे मेन जो है मेरा घर, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने घर पे ज़्यादा फोकस देती हूँ, घर और बच्चों पे सबसे ज़्यादा। ठीक है, अच्छा मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा मैम, आप हमारे ऑडियंस को क्या सजेस्ट करेंगे स्पेशली फॉर द फीमेल्स? क्या किचन टिप्स को हो सकती हैं जिनसे वो खाने को ज़बरदस्त बना सकें? और देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगी कि ख़ास तौर पे लड़कियाँ, बच्चियाँ, अगर आपने MBA किया, मास्टर किया, आपने कुछ भी कर लिया, लेकिन जब आप शादी होकर जाते हैं ना तो सबसे पहले आपका सलीका, आपका किचन देखा जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप सब कुछ करें लेकिन आप घरदारी ज़रूर सीखें, आप खाना पकाना ज़रूर सीखें। उससे कहते हैं ना मियाँ के दिल तक पहुँचने के लिए मैदे के ज़रिए पहुँचते हैं। मैदे या पेट या मैदा, वही। इससे ये होगा कि आपके ससुराल वाले भी खुश हैं, आपके हस्बैंड भी खुश हैं, अच्छा खाना खिलाएंगे इनको। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इंशाल्लाह बाकी भी कभी आपने मुझे कहा तो मैं ज़रूर आऊँगी। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का ख़त्म हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शैफरदा आफ्ताब और आज मैं जो यहाँ पर बैठी हूँ ये है एक बहुत ज़बरदस्त सा यूट्यूब चैनल मेरी कामयाबी। इसमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, जिसमें शेफ़ भी होंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट भी होंगे। और आज मेरा इंटरव्यू था यहाँ पर और मैं आप लोगों को भी कहूँगी जो मेरी तरह TV स्क्रीन पर आ रहे हैं उन लोग से भी कहूँगी कि इस तरह से बच्चों को ज़रा प्रमोट करें। ज़ाहिर इन लोग अभी स्टार्ट इन्होंने किया है और बहुत सारे लोगों का ये होता है कि आप ये क्या करेंगे, ये करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी इनको थोड़ा सपोर्ट करें ताकि ये लोग भी आगे आएँ। आज हम हैं, हमारे बाद कल ये लोग होंगे। तो मैं थैंक्स करूँगी मेरी कामयाबी यूट्यूब चैनल को जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं ज़बरदस्त सा एक इंटरव्यू हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ मैम अनिला रज़ाक मौजूद हैं, जो कि दी स्मार्ट पेरेंट्स ऑफ पाकिस्तान की फ़ाउंडर, फैशन डिज़ाइनर और साथ ही साथ राइटर भी हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप अपनी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बताएं। सक्सेस का तो ये है कि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अभी तो शुरुआत है, बस ये कि बहुत सारी मुश्किलात आईं और उनको दूर किया और मज़ीद कर रहे हैं, पूरी कोशिश जारी और सारी है। बस यही कहूँगी कि काफ़िले मिलते गए और कारवां बनता गया, ये हिसाब है। मैम आपकी जो कमेटी है दी स्मार्ट पेरेंट्स ऑफ पाकिस्तान, वो किस डोमेन पे काम कर रही है? देखिए, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये एक पेरेंटिंग कम्युनिटी है। इट्स फेसबुक कम्युनिटी और ये जो है वो फेसबुक CLC सर्कल जो है उससे भी रिकॉग्नाइज्ड है और हमने 2 साल पहले ये काम शुरू किया था। और मेरा इसके पीछे जो मकसद था वो बेसिकली ये था कि फ़ेसबुक के ऊपर बेतहाशा ग्रुप्स हैं, लेडीज़ ने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कुकिंग ग्रुप्स हैं, ब्यूटी ग्रुप्स हैं, चिट चैट ग्रुप्स हैं जिन पर आके वो बातचीत करती हैं। इनफैक्ट मदर्स ग्रुप्स भी हैं इस तरह के कि आके जो है वो अपने इश्यूज़ बच्चों से रिलेटेड शेयर करती हैं। लेकिन ऐसा कोई ग्रुप नहीं है कि जिसमें फ़ादर्स भी हों। तो लाइक वाई नॉट फादर्स? जब हम बच्चों की बात करते हैं या बच्चों की परवरिश की बात करते हैं तो सिर्फ माँ ही को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है? जहाँ तक माँ का रोल है घर में, वहाँ पे बाप का भी रोल है, क्योंकि बाप जो है वो पहला हीरो होता है अपने बच्चे के लिए जब वो आँख खोलता है। तो इस वजह से जो है वो एक मिक्स कम्युनिटी का जो है वो आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मदर्स फादर्स दोनों तरह के मेंबर्स हैं। 7000 मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के और सब जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो या जवान बच्चे भी क्यों ना हो, क्योंकि ये तो एक ऐसा जर्नी है कि जब आप पेरेंट बनते हैं, जब से लेके जब तक आप कब्र में जाते हैं, आप पेरेंट ही रहते हैं जिस बच्चे को आपने पैदा किया है उसके। तो वो तमाम इश्यूज़ को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैम इसके अलावा आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं?
इसके अलावा मैं एक होम बेस्ड फैशन डिज़ाइनर हूँ और मेरा अपना ब्रांड है फ्लोरल्स एंड डोज के नाम से, और काफ़ी रिनोन्ड ब्रांड है, बहुत सारे लोग जानते हैं, डिफरेंट चैनल्स में मेरे कपड़े जाते रहते हैं। तो ये काम करती हूँ मैं, लेकिन मैं घर से बैठ के करती हूँ, मेरा कोई आउटलेट नहीं है, पेज है फ्लोरल्स एंड डोज के नाम से। उसके साथ साथ जो है वो मैं एक राइटर भी हूँ और मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, पोइट्रीज़ लिख लेती हूँ, कुछ नॉवेल्स लिखे हैं, और अनकरीब मेरा एक नया नावल जो है इश्क मझधार के नाम से वो पब्लिश होने वाला है और आपको वो मार्केट में मिलेगा। मैम आप अपनी कोई पोइट्री हमसे शेयर करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, एक छोटी मेरी गज़ल है, वो मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वो जो रंजो अलम का दौर था, वो जो रंजो अलम का दौर था, सद शुक्र के वो गुज़र गया। वो सऊबतें भी हवा हुई और पैरहन भी सवर गया। वो ज़माने अपना तलाश कर दिल नातवा इस दौर में, गया वक्त है नहीं आएगा, नया वक्त है जो निखर गया। क्यों माज़ी ख़राब में उलझाता है ख़ुद को तू ए बशर, क्यों माज़ी ख़राब में उलझाता है ख़ुद को तू ए बशर, जो न जी सके है आज में वही कल को फिर से बिखर गया। वो जो चढ़ते सूरज को पूजते थे वो लोग आखिर क्या हुए, वो जो चढ़ते सूरज को पूजते थे वो लोग आखिर क्या हुए। वो जो राज करता था वक्त पर वो भी अब दिलों से उतर गया। यही इस जहान की रीत है कि जो पास है वही मीत है। यही इस जहान की रीत है कि जो पास है वही मीत है। उसे कौन रखता है याद कब, जो बशर जहां से गुजर गया। शुक्रिया। मैम आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, इंसान जो है वो लाइफ हमारी जो है वो बेसिकली एक स्ट्रगल का नाम है, ठीक है। तो जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम लहद में उतारे जाते हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी जो है वो स्ट्रगल का ही शिकार रहती है और हम खूब से खूब तर की तलाश में जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इट्स गुड, हमें स्ट्रगल करनी चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन प्लीज़ अपनी इस सक्सेस की दौड़ में, इस स्ट्रगल की दौड़ में आप अपने अपनों को पीछे ना छोड़ दें। तो बस मैं ये आप लोगों को एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट कह लें या एडवाइस कह लें कि आप इसमें जो है वो अपने साथ जो आपके साथी हैं जो पीछे रह रहे हैं उनका भी हाथ थामिए और उनको अपने साथ साथ आगे लेके चलिए, रिश्तों को पीछे ना छोड़ें सक्सेस की दौड़ में। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकाला। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।